आज का पहला फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम साहित्य एकेडमी अवार्ड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। किस किस लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है और कैसे ये युवा को प्रोत्साहित करता है कि आप लिटरेरी फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ाएं। दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंडिया ने कब इसे साइन किया और क्यों अब तक हांगकांग कन्वेंशन अब तक इन्फोर्स नहीं हुआ है। हांगकांग कन्वेंशन जो शिपिंग के रिसाइकलिंग से रिलेटेड था वो 2009 में आया था और अब तक उसे इन्फोर्स नहीं किया गया। क्या रीज़न है, ये सब हम देखेंगे। पहले हम फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखो पहला आर्टिकल क्या है, कोलोराडो कोर्ट ने क्या किया है, ट्रंप को मना कर दिया है इलेक्शन लड़ने से, मतलब वार कर दिया है, बैन कर दिया। उसका रीज़न जो है, जो वॉशिंगटन हाउस में, जो वाइट हाउस में अटैक हुआ था पब्लिक का और इनके द्वारा टीवी पे देखा जा रहा था किस तरह से स्माइल देके ये देख रहे थे, वो वन ऑफ द मेन रीज़न है। तो इनको जो है रिपब्लिकन से अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते और इन पर बैन लगा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्यों इंपॉर्टेंट डिसीजन है? किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती हैं। दूसरा आर्टिकल फ्रंट पेज का रिलेटेड है, लोकसभा ने पासेस किए हैं बिल को। पासेस किए हैं, कौन से बिल पास किए हैं? जो ब्रिटिश इरा के क्रिमिनल बिल थे, जैसे आईपीसी था, तो आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, ठीक है। और जो इंडियन एविडेंस था उसे भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। मगर अपोजिशन के द्वारा बहुत सारे एलिगेशन या फिर अपोज किया जाता है कि जो इसमें बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली की गई है, कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी और प्राइवेसी को उल्लंघन करेगी। जैसे यूपा में क्या है कि यूपा में आप शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को। मान लो कोई भी सिख ये खालिस्तानी प्रोटेस्टर है, अगर वो शक के आधार पर, गवर्नमेंट को शक है तो वो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकती है और चार्जशीट भी 180 डेज तक फाइल नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। तो कुछ लिबरल डेमोक्रेट का, कुछ अपोजिशन मेंबर का इस तरह से क्या कहते हैं, अपोज किया जाता है। जैसे इसमें एक सेडिशन था, आप जानते हैं सेडिशन के लिए स्पेशल सेक्शन था 124A, मगर स्पेशल सेक्शन को रिमूव करके इसी को आईपीसी में अदर सेक्शन में इंक्लूड कर दिया। बस उसका क्या है, फॉर्मा चेंज हो गया है, मगर सेडिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बस ये कह सकते हैं कि सेडिशन का पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है और कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो ये यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है सस्पेंशन से रिलेटेड है। देखो लोकसभा में और 2 मेंबर को सस्पेंस किया गया है। अपोजिशन का कहना है कि आज जो है बिल्कुल अथॉरिटेरियन इमरजेंसी का टाइम आ चुका है, क्योंकि अप्रॉक्स 140 मेंबर सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो अपोजिशन तो पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो जब अपोजिशन नहीं है तो बिल आसानी से चर्चा भी नहीं हो रही है, उन पर चर्चा नहीं हो रही, तो आसानी से प्रोडक्टिविटी आ रही है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 121 और 211 और आर्टिकल 122 और 212। इसमें क्या है, देखो 121 और 211 में क्या है, जुडिशियल कंडक्ट को ना तो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव में डिस्कस किया सकता। जैसे मान लो प्राइवेसी से रिलेटेड वर्डिक्ट दी जुडिशरी ने। जुडिशरी बोली कि जो प्राइवेसी है एक फंडामेंटल राइट है और पुत्तुस्वामी केस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल 21 में इसे रखा जाएगा, आर्टिकल 21 में रखा जाए। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, बस हो गई तो डिसाइड हो गई। इसी तरह से 122 और 211 में क्या है, जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग है, जो लेजिस्लेचर में प्रोसीडिंग है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे फ्री स्पीच को पार्लियामेंट के अंदर और लेजिस्लेचर के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। और आर्टिकल 121, 211 और 122, 212 आप ज़रूर याद रखना, ये ज़रूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि सस्पेंशन का मुद्दा चरम पे है और सस्पेंशन का जब मुद्दा चरम पे है तो फ्री स्पीच की बात तो होएगी। जब फ्री स्पीच की बात होगी तो ये आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगला आर्टिकल रिलेटेड है साहित्य अकेडमी अवार्ड से। देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 2nd हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। मतलब अवार्ड का मतलब लिटरेरी सेक्शन में, मतलब आपने कोई बुक लिखी है, कोई आपने
पैम्पलेट छापा है या फिर आपने कोई ऐसे लिखा है, तो लिटरेरी फील्ड में या फिर बुक के फील्ड में ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1954 में। 1954 में गवर्नमेंट ने इसे स्टेबलाइज किया था और ये एनुअली दिया जाता है। ये वर्ड बहुत छोटे छोटे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी लिख देते हैं कि आप साल में 2 बार दिया जाता है या 2 साल में बाईनियल 2 साल में 1 बार दिया जाता है। मगर आप याद रखना, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है साल में 1 बार दिया जाता है। किसके द्वारा? साहित्य अकेडमी के द्वारा। ये इंडिया की नेशनल अकेडमी है ऑफ लेटर्स, मतलब वर्ड से रिलेटेड, मतलब आपने क्या किताब लिखी है, किस क्षेत्र में लिखी है, इससे रिलेटेड है। तो हमने यहाँ जाना, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1954 में स्टेबलाइज हुए। इसको एनुअली दिया जाता है साहित्य अकेडमी के द्वारा। 24 अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेरी वर्क के लिए, ठीक है। और सारे जो लिटरेरी वर्क होते हैं वो इंडिया की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना चाहिए, जो इंडिया में बोली जा रही हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 22 लैंग्वेज तो हमारी 8th शेड्यूल में आती हैं। तो 8th शेड्यूल आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि शेड्यूल याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब आप इसमें देखोगे, ये पहला शेड्यूल हो गया टेरिटरी, दूसरा हो गया एमेल्यूमेंट, तीसरा हो गया सीट का एलोकेशन, चौथा हो गया राज्यसभा में सीट, 5वां हो गया शेड्यूल ट्राइब, अदर ट्राइब हो गया, फेडरल लिस्ट हो गया, ठीक है, 7वां, और ये हो गया आपका मतलब लैंग्वेज हो गया, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज शेड्यूल 8th शेड्यूल में आती। तो इस तरह से ये चीज़ें बताई, मतलब ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक करके याद कर सकते हैं। ये ट्रिक मैं आपको शेयर कर देता हूँ आज टेलीग्राम चैनल पर। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे @WASI H34 पर फॉलो कर सकते हैं। मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आपकी मैं सॉल्व करूंगा। तो ये 22 लैंग्वेज जो होती हैं जो 8th शेड्यूल में उसमें दिया जाता है, और 2 लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में नहीं है, इंग्लिश और राजस्थानी, उस फील्ड में भी दिया जाता है। मैंने आपको बताया ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। कैसे और किसको मिलता है, क्या क्राइटेरिया है? देखो इसको जो मिलता है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ऑथर मस्ट बी इंडियन नेशनलिटी। आप ये याद रख लो, मतलब ये फॉरेनर्स को नहीं मिलेगा, फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है। ये जो है केवल आपके इंडियन नेशनल के लिए है, जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है लैंग्वेज में और लिटरेरी फील्ड में, ठीक है। अदर साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है? देखो साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, जैसे कोई राइटर है, कोई ऑथर है, उसने चिल्ड्रन के लिटरेचर में और उससे रिलेटेड फील्ड में कोई बुक पब्लिश की है, बहुत अच्छा 5 साल तक वर्क किया है, तो उसे साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिलेगा। और एक साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार है। युवा पुरस्कार में क्या, ऑथर जो 35 साल के हैं और उससे कम के हैं तो उन्हें युवा पुरस्कार मिलेगा। देखो ज्ञानपीठ अवार्ड हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ज्ञानपीठ अवार्ड को देख लेते हैं। देखो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ये ओनली दिया जाता है इंडियन सिटीजन को और एनुअली, मतलब ये भी केवल इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज हैं 22 उन्हें दिया जाता है, उसके अलावा एक इंग्लिश लैंग्वेज को और इंक्लूड किया जाता है। जबकि साहित्य अकेडमी अवार्ड में हमने देखा 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी को इंक्लूड किया जाता है, मगर इसमें केवल इंग्लिश को इंक्लूड किया जाता है। इसमें स्पॉन्सर्ड किया जाता है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। हमने देखा कि कैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टार्ट हुआ, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, किस सिटीजनशिप को दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा मोरपी वॉल्केनो के बारे में। देखो मोरपी वॉल्केनो अभी क्या हुआ है, इरप्ट हुआ है, कहाँ पर? सुमात्रा के वेस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटावाई आइलैंड है, यहाँ पर एक चीज़ ये अर्थक्वेक आया, ये अर्थक्वेक का पोर्शन है। जबकि जो मोरपी वॉल्केनो है ये जावा में आपको मिलेगा, माउंट मोरपी। ये आपको लोकेशन याद रखना है। ये देखो सुमात्रा है, ये जावा है और इनकी राजधानी है जकार्ता। ये गल्फ ऑफ मलक्का स्टेट है। ये मलक्का स्टेट आपको पता होना चाहिए कहाँ से जाती है। ये इंडियन ओशियन है, ये अंडमान है हमारा, ठीक है। तो इस तरह मैप की पूरी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अब मैग्मा का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे मैग्मा फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपकी ज्योग्राफी के बेसिक क्लियर करेगा। क्या होता है अर्थ के क्रस्ट में, देखो बीनीथ द अर्थ क्रस्ट थ्रू द मेल्टिंग रॉक ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैग का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब क्या होता है बहुत ज़्यादा आप अर्थ में जाएंगे तो अर्थ में बहुत सारी लेयर होती हैं। देखो कोर होता है, इनर आउटर कोर होता है, इनर मोल्टन होता है और
आउटर मॉल्टन होता है, फिर क्रस्ट होता है, फिर यहीं पर क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है। इसी एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा पाया जाता है। तो हीट के कारण क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से जो रॉक होती हैं वो मेल्ट करने लगती हैं। इसमें बहुत सारे फॉसिल्स भी होते हैं, ये मेल्ट करती हैं, तो ये अर्थ के क्रस्ट के नीचे होती हैं। मैं अभी इसको आपको मैप दिखाऊंगा कि कैसे एस्थेनोस्फीयर पर कैसे प्लेट मूव करती है। मैग्मा मूवमेंट क्या होता है, अब मैग्मा जब बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर होता है, तो ये ब्योंसी करने लगता है। मतलब मैग्मा जो है एक तरह से मूवमेंट करता है। प्रेशर बिल्डअप क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप बताइए आपको, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा मैग्मा चैम्बर में, तो मैग्मा क्या करेगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर को मूव करने लगेगा। इससे क्या होगा, इस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बहुत सारी गैसेस बनती हैं। तो गैसेस बनने के कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। अगला पॉइंट क्या है, वीकनिंग ऑफ रॉक। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है रॉक पर, तो रॉक क्या करती है, वीकन होने लगती है। मतलब मान लो ये कोई पहाड़ी है, अब इसके अंदर मैग्मा, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गैसेज हैं, तो ये फटने लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे करके मैग्मा निकलने लगेगा ना। तो यही चीज़ बताई गई है, वीकनिंग ऑफ रॉक को ये वीकन करने लगता है। गैस एक्सपेंशन मैंने बता ही दिया आपको, बहुत ज़्यादा गैस का एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वेपर की फॉर्म में निकलता है, कभी गैस की फॉर्म में निकलता है, कभी लावा की फॉर्म में निकलता है। इरप्शन प्रेशर बिकम टू ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण कभी कभी ये बहुत एक्सप्लोजिव हो जाता है और कभी कभी बहुत लीनियंट हो जाता है, मतलब बहुत धीरे धीरे भी निकलता है। टाइप ऑफ इरप्शन क्या होते हैं, देखो विस्कोसिटी पे इरप्शन डिपेंड करता है। विस्कोसिटी क्या होती है, कोई भी मैग्मा है वो कितना गाढ़ा है, जितना गाढ़ा होगा वो उतना क्या होगा, एक्सप्लोजिव होगा। कितना गैस का कंटेंट है, कितना वाटर का कंटेंट है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या कहते हैं, हमारा इरप्शन। अब बहुत ज़्यादा विस्कस है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें एक्सप्लोजन होगा, और जो बहुत ज़्यादा लिक्विड है वो बहुत इफ्यूजिव होगा, मतलब जेंटल लावा होगा। जेंटल लावा का मतलब क्या होगा, वो ऐसे ऊपर आएगा और ऊपर आके धीरे धीरे मूव करेगा और यही लेयर बनाएगा। इसी को तो लेयर बनाने की वजह से हमारे महाराष्ट्र के रीजन में डेक्कन प्लेट्यू डेवलप हुआ। डेक्कन प्लेट्यू इसी को कहते हैं कि वो एक प्लेट की फॉर्म में ऐसे प्लेट्यू बन गया ऊपर। अब यहाँ पर मैग्मा है और यहीं से जो है ऑर्गेनिक खाद पाई जाती है, मतलब जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है यहाँ की। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, टाइप ऑफ इरप्शन। वॉल्केनो के फीचर क्या है, वॉल्केनो जो होता है क्रेटर डेवलप करता है, मतलब क्रेटर ऐसे गुंबदा आकार चीज़ें कर लिया। क्लेंडर मतलब कभी कभी बहुत तेज़ी से वॉल्केनो आकर फटता है तो ज़मीन पर रॉक में ऐसे काल्डेरा डेवलप हो जाता है, ऐसे गड्ढा डेवलप हो जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, वॉल्केनो कोन बन जाती है, कभी कभी बहुत धीरे धीरे होता है तो यहाँ धीरे धीरे कोन बनती चली जाती है इस तरह से। ठीक है, ये मतलब वॉल्केनो के फीचर हैं, कैसे वॉल्केनो फॉर्म होता है, कैसे मेजॉरिटी ऑफ वॉल्केनो वर्ड अलग। अब क्या है, इन्होंने यहाँ क्या बताया, जो मेजॉरिटी ऑफ वॉल्केनो है कह रहे हैं वो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के बगल में होते हैं। मतलब जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट हो गई, और यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट के बगल में ये हो गई तुम्हारी फिलीपींस प्लेट हो गई, या फिर ये कह लो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। तो क्या होता है, ये प्लेट जो है एस्थेनोस्फीयर पर मूवमेंट करती हैं। आप यहाँ पर देख लो क्या होता है, देखो ये कोर है, ठीक है, आप ये अच्छे से देख लो, धीरे धीरे आप हल्के से वीडियो को रोक के देख लेना। ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल का ये जो मेंटल का ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, और मेंटल के अंदर ही ये एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, आप याद रखना, एस्थेनोस्फीयर लिक्विड की फॉर्म में होता है और इसमें ही मैग्मा पाया जाता है। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मेंटल की जो प्लेट होती है, ठीक है, क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और यही लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर मूव करता है। जो प्लेट बताई मैंने, ये जो प्लेट है यही ऊपर वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट को हम लिथोस्फीयर ही ये कहते हैं, और ये एस्थेनोस्फीयर पर मूव करता है। तो मैग्मा जब एस्थेनोस्फीयर से निकलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी डिवास्टेटिंग कंडीशन डेवलप होती है। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई, ये टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा मैप, आप अच्छे से देख लेना। एस्थेनोस्फीयर का बहुत बड़ा रोल होता है मैग्मा के मूवमेंट में। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बाउंड्रीज ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट, मैसिव एक्सपेंसेस ऑफ आवर प्लेनेट्स, लिथोस्फीयर दैट कंटिन्यूस शिफ्ट बम्बिंग इनटू वन अनदर। मतलब कि क्या करती है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो प्लेट है लिथोस्फीयर, मैंने आपको बताया कि मेंटल का अपर पोर्शन और क्रस्ट मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। देखो ये देखो,
फिर से देख लो आप, ये क्रस्ट है, ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, ये देखो इन्होंने क्रस्ट दिखाया, ठीक है, ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के नीचे ये मेंटल का पार्ट है, ये अपर मोस्ट मेंटल है, ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं और यही लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर जो मेंटल का पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, इस पे मूव करता है। तो यही कह रहा है कि प्लेनेट्स लिथोस्फीयर दैट कंटिन्यू शिफ्ट बम्बिंग इनटू वन अनदर, मतलब एक दूसरे पर कोलिजन करते हैं। तो क्या होता है इस कोलिजन के केस में, एक प्लेट दूसरे प्लेट में सबडक्ट कर जाती है। जैसे मान लो ये है प्लेट और दूसरी प्लेट ये है, अब क्या करेगी, ये वाली प्लेट इसके अंदर घुस जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये प्लेट ऊपर आ जाएगी ऐसे, अब सबडक्ट हो जाती है। तो यहाँ से मैग्मा ऐसे निकलता है, ये प्लेट का जो जोड़ है इसमें से ऐसे मैग्मा निकलेगा आपका। ये कभी भी बहुत एक्सप्लोजिव होगा और कभी कभी जो होगा बहुत ही जेंटल होगा। जेंटल का मतलब होता है बहुत स्लोली निकलता है, प्लेट का फॉर्म करता है। तो ये आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है सभी प्लेट में सबडक्शन होता है, कोई कोई एक्सप्लोजिव होती है, कोई क्या होता है। इन्होंने आगे यहाँ पर बताया है कि कैसे, अभी आप आगे देखो कैसे हॉट स्पॉट, हाँ जैसे क्या होता है, दो प्लेट होती हैं, आप दो प्लेट देख लो, जैसे ये दो प्लेट है, अब ये दो प्लेट के बीच में यहाँ नीचे कहीं, ये यहाँ दिखा नहीं सकता 2D स्ट्रक्चर है, नीचे कहीं हॉट स्पॉट है, मतलब मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में बहुत ज़्यादा है। मैग्मा देखो जब तक मैग्मा कहलाता है जब तक वो क्रस्ट के अंदर होता है। आप इस मैप को फिर से देखो, आप देखो ये क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे क्या है, अपर मेंटल का पार्ट। अब जब तक यहाँ के अंदर है ये, तो ये मैग्मा कहला रहा है, और जैसे ये मैग्मा ऊपर आ गया यहाँ, तो ये लावा कहलाने लगता है। ठीक है, इसको मैग्मा नहीं कहते हैं, देन हम लावा कहने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि कैसे डिसेंडिंग लैंड मासेस होता है, कैसे सबडक्शन होता है, कैसे हॉट स्पॉट डेवलप होता है। इस हॉट स्पॉट की डेवलपमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्ज हो जाती है, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट से भागने लगती है, दूर होने लगती है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से डाइवर्ज होगी तो यहाँ से मैग्मा निकलेगा और कोन बनाएगा। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा आइलैंड डेवलप कर देगा, जैसे हवाई वॉल्केनो चेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगर कोई भी दिक्कत है इस आर्टिकल में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, इंडिया री इलेक्ट हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। देखो इंडिया जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसकी काउंसिल में 2 साल के लिए 2024-25 के लिए बाईनियल के लिए इलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। आप सुने होंगे वर्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल, IMO आपको बता ही दिया, यूनेस्को, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब होता है ये स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होती हैं। जैसे यूनेस्को जो है एजुकेशन के फील्ड में वर्क करती है, चिल्ड्रन के फील्ड में वर्क करती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है? डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ये आपको याद होना चाहिए। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी, मतलब ये ग्लोबल के स्टैंडर्ड सेट करती है, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के, इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री में, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पॉल्यूशन को डिक्रीज किया जाए, कैसे शिपिंग फील्ड को एक्सप्लोर किया जाए, पॉलिसी को जो है इंप्लीमेंट किया जाए। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करती है कि ये पॉलिसी बनी है इसको इंप्लीमेंट करेगी। क्या करती है? एक स्टैंडर्ड सेटिंग करती है। मतलब कोई मान लो इंडियन ओशियन है, ये हमारा प्यारा इंडिया, ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। अब इस ओशियन में स्टैंडर्ड क्या बनाएगा कि चाइना का जो कोई भी शिप आएगा वो बिना बताए नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये पॉलिसी थोड़ी नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस है कि भाई किसी के एरिया में आप घुस आओगे तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका अपोज करेगा, फाइट करेगा। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाता है, कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी रखी जाती है, यही बात यहाँ बताई गई है कि IMO पॉलिसी इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या करता है? ये स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है कि कैसे मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में फेयर और इफेक्टिव कंपटीशन हो, यूनिवर्सली जो स्टैंडर्ड है उसका इंप्लीमेंटेशन हो। ठीक है, आल्सो इन्वॉल्व इन लीगल मैटर, मतलब ये लीगल मैटर में भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे मान लो किसी शिपिंग इंडस्ट्री ने कुछ वायोलेशन कर दिया, किसी के फील्ड में ऑयल निकाल लिया, किसी के फील्ड में जाकर हमला कर दिया, तो कंपनसेशन भी इशू कर सकता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स भी बना सकता है। इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेबलाइज हुआ? देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ था एक कन्वेंशन के थ्रू। उसका
कन्वेंशन जो है वो इन्फोर्स या फिर मतलब अडॉप्ट किया गया 17 मार्च 1948 में, मगर इसको फर्स्ट टाइम इन्फोर्स किया गया 1959 में। 1959 में इन्फोर्स किया। देखो 1948 में कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया मगर इन्फोर्स किया 1959 में। करंटली 174 मेंबर हैं, 3 एसोसिएट मेंबर हैं, ठीक है। यही चीज़ इंडिया क्या है, इंडिया ने इसे ज्वाइन किया 1959 में, मतलब जब इन्फोर्स किया तभी इसको हम कह सकते हैं इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया जो करंटली आईएमओ की लिस्ट में है, लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सबवॉर्न ट्रेड, मतलब इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो बहुत लार्जेस्ट है जिसमें आईएमओ बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अब क्या है, इन्होंने देखो हांगकांग डिक्लेरेशन के बारे में बताया। क्या हांगकांग कन्वेंशन आया था जिसे हम हांगकांग कन्वेंशन शॉर्ट में कहते हैं। ये कन्वेंशन क्या है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग शिप। मतलब आप इतना याद कर लीजिए, हांगकांग कन्वेंशन जो है शिप के रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। ये 2009 में आया था और 2009 में आने के बाद क्या हुआ, इसे अभी तक इन्फोर्स नहीं किया जा सका। देखो नॉट येट इन्फोर्स। बस आपको इतना याद रखना, हांगकांग कन्वेंशन जो है रिसाइकलिंग ऑफ शिप से रिलेटेड है और ये जो है अभी तक इन्फोर्स नहीं किया जा सका। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है आईएमओ में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए आईएमओ में इंडिया जो है अक्सर पार्टिसिपेट करता है। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।